गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले क्लास में विद्युत चुम्बकीय तरंग का जरा हट के बैठना होगा। हट के उतना नज़दीक बैठेगा दिक्कत हो जाएगा। हट के बैठो। देखो, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेलोसिटी का मान बताए थे। वेलोसिटी कैसे निकलेगा इसका फार्मूला बताए थे। इसका फार्मूला प्रूव किए थे कि वेक्टर ये जो सी है, सी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वल टू होता है ई नॉट बाय पी नॉट। ये पिछले क्लास में प्रूव किए थे। अगर आप क्लास रेगुलर कर रहे हैं तो ये जो फार्मूला है ये प्रूव किए हैं पिछले क्लास में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी फार्मूला के मेथड से हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंग का अगर वेलोसिटी निकाल पाए तो हम प्रकाश का भी वेलोसिटी निकाल लेंगे। प्रकाश का भी वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं क्योंकि हम विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग निकाल चुके हैं। अब हम लोग आज निकालेंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग जब निकल गया तो अब ये निकालना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग का वैल्यू कितना होगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, ये निकालना है। देखिए, गौर कीजिए। अब यहाँ पे गौर यही करना है हम लोगों को कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो है स्पीड ये कितना होगा। देखिए भाई, विद्युत चुम्बकीय तरंग का स्पीड निकालना है। देखिए, आपके सामने विद्युत चुम्बकीय तरंग का ये डायग्राम है। विद्युत चुम्बकीय तरंग चल रहा है इधर, इधर चल रहा है, एक्स एक्सिस में चल रहा है। और इसका ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, जेड एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस में इसका वेलोसिटी है c और वाई एक्सिस में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। ये हो गया आपका सी वेक्टर, क्योंकि स्पीड जो है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही स्पीड कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज द स्पीड। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, स्पीड होगा। तो यहाँ से ये हो गया b और यहाँ से इसको हम लोग b नॉट, इसका मैक्सिमम वैल्यू, और इसका ये ई नॉट और इसका ये b नॉट, ये c, ये b नॉट, ई नॉट। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला निकाल चुके हैं। c इक्वल टू फार्मूला होता है ई नॉट बाय बी नॉट। ये फार्मूला जो है कल अगर क्लास आप किए हैं, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, क्लास रेगुलर करते हैं, ये फार्मूला कल प्रूव किए थे हम क्लास में। कल संडे था लेकिन फिर भी क्लास हुआ था और ये फार्मूला कल प्रूव किए थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव है। इस फार्मूला को हम लोग कल प्रूव किए थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखिए, ये फार्मूला प्रूव हो गया है। अब आज ये बताएंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है इसका इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और द वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका हिंदी हुआ विद्युत इसका हिंदी हुआ विद्युत विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग के वेग के वेग के परिमाण का व्यंजक, वेग के परिमाण का व्यंजक। देखिए भाई, विद्युत चुम्बकीय तरंग के वेग के परिमाण का व्यंजक निकालना है, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग कितना होगा यही हम लोगों को निकालना है।
वेग का मैथमेटिकल फार्मूला बताए थे c इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, लेकिन इससे ये पता नहीं चला कि इसका स्पीड होता कितना है, ये पता नहीं चला। लेकिन आज जो फार्मूला आप पढ़ेंगे, आज जो आप थ्योरी पढ़ेंगे, इसमें निकल जाएगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग कितना होगा। इसमें फिगर जो कल अगर क्लास किए हैं बस उसी तरह का फिगर आज भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, कल जैसा बताए थे बस उसी से थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ जाता है टू प्रूव, यहाँ पर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है टू प्रूव, ये कलर भी नहीं चलेगा, यहाँ देखिए ये कलर चलेगा, ये दोनों कलर ठीक दिखाई पड़ता होगा। टू प्रूव, ये प्रूव करने भी आ जाता है, क्या भाई, ये प्रूव करने आ जाता है c इक्वल टू 1/, ये आ जाता है रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये प्रूव करने के लिए आ जाता है ना, ऐसे करके आ जाता है। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है c इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर -1/2, ऐसे करके भी आ सकता है। तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है स्पीड निकालने का। अब आप सोचेंगे ये फार्मूला आया कैसे, ये फार्मूला आया मैक्सवेल के द्वारा दिया गया। मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग निकालने का सिद्धांत दिया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द साइंटिस्ट मैक्सवेल obtain the velocity of electromagnetic wave, which is equal to the speed of light, which is equal to the speed of light, which is equal to the speed of light। देखिए भाई इसका हिंदी है, मैक्सवेल वैज्ञानिक ने विद्युत चुम्बकीय तरंग के वेग का मान निकाला। मैक्सवेल वैज्ञानिक ने विद्युत चुम्बकीय तरंग के वेग का मान निकाला जो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, जो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। एक बार फिर से हिंदी बोल रहे हैं, मैक्सवेल वैज्ञानिक ने विद्युत चुम्बकीय तरंग के वेग का मान निकाला जो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ये सिद्धांत जो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं ये किसका है, मैक्सवेल का। तो मैक्सवेल ने ही विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग निकाले थे और ये वेग किसके बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अब देखिए, अब ध्यान देना है आपको, ये जब प्रकाश के वेग के बराबर है तो आखिर ये होगा कितना। अब गौर कीजिए, अब ये होगा कितना इस बात पर अब गौर करना है। देखिए इसका वेग निकालने के लिए एक डायग्राम पे जाएंगे, जैसे कल वेग निकाले थे c इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, तो वही वेग निकालने के लिए एक हम लोग क्या जाएंगे, एक डायग्राम पे जाएंगे और वेग निकालने के लिए हम लोग पता चल जाएगा हम लोगों को कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग कितना होता है। फिगर पे एकदम सावधानी से ध्यान देना, एकदम सावधानी से देखिए, ये फिगर पे हम लोगों को सावधानी से ध्यान देना है, गौर कीजिए। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस और ये क्या है, ऑरिजिन है। यहाँ पर डॉटेड लाइन में ले रहे हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग किधर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किधर लेते हैं, जेड एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में लेते हैं, तो जेड एक्सिस में ये ले रहे हैं और यहाँ पर ये इस तरह से है, इस तरह से है ना। अब गौर करना है इसी का, इसका नाम लेते हैं, इसका नाम है स्मॉल में ए, ये बी, ये सी, ये डी। कल अगर क्लास किए हैं तो यही चीज़ हम लोग ऊपर बनाए थे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, ऊपर वाई एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, जेड एक्सिस में। ये जेड एक्सिस वैसे में नीचे है नहीं, ये अगर एक्स है ये वाई है तो ये क्या है, जेड है। अगर ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, लगेगा कि नीचे है, लेकिन नीचे है नहीं, ये सब आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। अब यहाँ से
ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें सीधे काम कर रहा है। किधर काम कर रहा है? इस तरफ, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये ई वाई से डिनोट कर रहे हैं, और ये किधर है? वाई एक्सिस में है इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? मैग्नेटिक फील्ड किधर? जेड एक्सिस में होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? जेड एक्सिस में है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? वाई एक्सिस में है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? जेड एक्सिस में है। तो ये बी जेड, और ये तब इस तरफ गया तो वैल्यू क्या हुआ? चेंज किया। तो चेंज किया तो इसका मान कितना हो जाएगा? बी जेड प्लस डी बी जेड। कल अगर क्लास किए हैं आप, समझना बहुत आसान होगा। कल क्लास छोड़े हैं तो समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि परिभाषा है साइंस इज द कंसेक्यूटिव नॉलेज। कंसेक्यूटिव नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ते हैं तो आगे समझना दिक्कत है। कल पढ़ाए हैं, बस उसी पे आधारित है ये। तो यहाँ पर हो जाएगा बी जेड, ये हो जाएगा बी जेड प्लस डी बी जेड। सब वेक्टर है, इसके ऊपर किसका सिंबल लग जाएगा? वेक्टर का। अब इतना सा जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है, ये लेंथ ये क्या लेते हैं हम लोग? एल। और इतना सा जो लेंथ है, ये चौड़ाई इसकी ये कितनी है? ये है एक्स। तो ये लेंथ हो गया इसका, ये लेंथ हो गया इसका एल, और चौड़ाई कितनी हो गई? डी एक्स। और यहाँ से इसका सीधा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई एक्सिस में कितना हो गया? ई वाई। अब यहाँ से हम लोग का फिगर जो है कंप्लीट हो गया। फिगर में अब कुछ नहीं है, अब फिगर जो है कंप्लीट हो गया। जब फिगर ये कंप्लीट हो गया तो अब हम लोगों को निकालना है विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग कितना होगा। ये वेग बताए थे मैक्सवेल वैज्ञानिक ने। तो मैक्सवेल वैज्ञानिक ने वेग बताए थे, और इसीलिए मैक्सवेल को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का जनक कह सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि मॉडर्न फिजिक्स का जनक का उपाधि किसको मिल गया? आइंस्टीन को। क्योंकि आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बहुत सारे सिद्धांत दिए, लेकिन मैक्सवेल के सिद्धांत से ही विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में पता चला, जिसके कारण आज रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट चल पा रहा है, नहीं तो नहीं चल पाता। तो गौर कीजिए, यहाँ पर ये विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग कितना होगा इसके बारे में मैक्सवेल ने बताया, और इसका वेग निकालने के लिए अब हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर बाय एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। बाय एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। जो क्लास अगर रेगुलर किए हैं तो शुरू दूसरा या तीसरा क्लास में बताए हैं कि ये जो इक्वेशन होता है इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू फार्मूला होता है म्यू नॉट, और ये फार्मूला होता है कंडक्शन करंट और प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। ये फार्मूला पीछे पढ़ाए हैं, मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। और ये है बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। यहाँ पर वेयर ये जो आईसी है, आईसी जो है ये तो केवल तार से चलता है, ये तो निर्वात में चलेगा नहीं। जब निर्वात में नहीं चलेगा तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा? जीरो। आईसी जो है इट इज द कंडक्शन करंट, इट इज द कंडक्शन करंट। और ये जो करंट है ये कंडक्शन करंट है, ये चालन धारा है। और चालन धारा का मान, चूंकि कंडेंसर के दोनों प्लेटों के बीच क्या होता है? हवा होता है। कंडेंसर के दोनों प्लेटों के बीच क्या होता है? हवा। तो हवा में तो ये धारा चल नहीं रहा है, इसलिए इसका वैल्यू क्या है? जीरो। यहाँ पर इसका वैल्यू जीरो है, क्योंकि ये कैसी धारा है? चालन धारा है। और ये चालन धारा कंडेंसर के दोनों प्लेट के बीच नहीं होती है, और इसीलिए यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो गया? जीरो हो गया। अब यहाँ से आगे जब बढ़ते हैं तो ये है आईडी है ये। तो यहाँ पर ये आईडी है, और आईडी का जो मान होगा ये कितना होगा? इट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। ये जो है डिस्प्लेसमेंट करंट है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, और डिस्प्लेसमेंट करंट का जो वैल्यू होता है आईडी इक्वल टू होता है ये म्यू नॉट, और म्यू नॉट नहीं, इसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है डी फाई बाय डी टी। ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का मान होता है एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है डी फाई बाय डी टी। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं आईसी जो कंडक्शन करंट है, चालन धारा,
और ये इसका मान 0 हो गया, क्योंकि कंडेंसर के दोनों प्लेट के बीच तो ये होता नहीं है, इसका मान 0 हो गया। और ये है विस्थापन धारा, ये है विस्थापन धारा। तो विस्थापन धारा का जो मान है, विस्थापन धारा का जो मान है ये इतना हो गया। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, देयरफॉर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल का जो मान है तब हो जाएगा ये म्यू नॉट। और यहाँ पर आईसी का मान कितना हो गया, 0, आईसी का मान 0 हो गया। और प्लस यहाँ पर आईडी का मान कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया डी फाई बाय डी टी, यही हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। ये हो गया इंटीग्रेशन, यहाँ पर आ गया वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल और इक्वल टू ये हो गया म्यू नॉट, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, और इनटू ये हो गया डी फाई, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है यहाँ पर, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा फाई ई, और यहाँ पर फाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बाय डी टी। इसे मान लिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लिए इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब इक्वेशन 1 के बाद अब आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल का वैल्यू निकालेंगे। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो देखिए इसका वैल्यू कितना होगा। इसका वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग चल सकते हैं, इसमें जो है लाइटिंग इधर से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और इसीलिए हम लोग उस तरफ चलेंगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ से गौर कीजिए, हम लोग निकालेंगे नाव हम लोग देख सकते हैं, नाव यहाँ से नाव देखिए नाव, ये जो इंटीग्रेशन ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल है, इसका मान उस पूरे लूप में लगाएंगे। कौन से लूप, ए बी सी डी पूरे लूप में लगाएंगे। जब ए बी सी डी पूरे लूप में इसको लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। यहाँ पर पहले क्या लगेगा, ए बी, ये प्लस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, और इसमें क्या लगेगा, बी सी, प्लस इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। इसके बाद क्या लगेगा, सी डी, प्लस इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। इसके बाद क्या लगेगा, डी ए, ये लगेगा ना, ये लगेगा। अब ये कैसे लगाए यहाँ पर एक बार समझा देते हैं, गौर कीजिए फिगर पे चलिए। यहाँ देखिए फिगर, ये पहले हो गया ए बी, फिर हो गया बी सी, फिर हो गया सी डी, और फिर हो गया डी ए। जब ए बी लेंगे तो इसमें क्या लगेगा, मैग्नेटिक बीजेट, और जब बी सी लेंगे तो यहाँ एंगल क्या हो जाएगा, 90। इसमें तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, एंगल क्या होगा, 0, क्योंकि दो वेक्टर ए और बी जब आपस में डॉट प्रोडक्ट में होता है तो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो जब दोनों एक ही दिशा में हो जाएगा तो एंगल का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, और जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। जब अपोजिट में हो जाएगा तो एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, और जब इधर आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको अब आपको इस फिगर में एक फिगर लेकर के यहाँ पर आपको समझाते हैं, गौर कीजिए। इस तरह का फिगर लेकर वो यहाँ समझा रहे हैं, गौर कीजिए। देखिए इस तरह से है, ये है, यही है हम लोगों का ए बी सी और डी। देखिए भाई, सबसे बड़ा चीज़ है समझना। एग्जाम में खाली फिगर देख करके कुछ नहीं होगा, उसको प्रूव करने के लिए आपको आना चाहिए, कोई चीज़ प्रूव करने के लिए आना चाहिए, मेन फिजिक्स वही है। तो यहाँ पर गौर कीजिए, ये हो गया ए बी सी डी, यहाँ से ये जो बी जेड है इस डायरेक्शन में है, तो थीटा का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, थीटा का मान 0। जब इधर जाएंगे तो थीटा का मान हो जाएगा 90। यहाँ पर थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री, डायरेक्शन सीधा रहा है। इधर जाएंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री, इधर जाएंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। इधर कौन है, बीजेड वेक्टर और प्लस डी बीजेड वेक्टर, इधर ये इधर आए और फिर इधर गए और फिर इधर गए, इधर यहाँ पर एंगल थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसमें जो है इसमें हो रहा है 0, इसमें हो रहा है 90, इसमें हो रहा है 180 और इसमें हो रहा है 90।
तो दो को एंगल हो रहा है 90 और दो ठो एंगल हो रहा है ये 0 और ये 180। अब इसी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। देखिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर बी और ये डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू, ये हल होगा तो हो जाएगा बी जेड। चूंकि ये अब यहाँ पे लिखना नहीं है, यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा बी जेड, क्योंकि इसका जो मान है ये जेड एक्सिस में आ गया है, इसलिए हो गया बी जेड। और डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा एल, और एंगल कितना हो जाएगा कॉस 0। ठीक से फिर से समझिए, फिर से समझिए, यहाँ पे ये हो गया बी जेड, एंगल क्या हो गया 0, और डी एल का इंटीग्रेशन क्या हो गया एल, तो हो जाएगा बी जेड एल इंटू कॉस 0। फिर यहाँ पर प्लस प्लस, ये बी सी है, बी सी हो गया इधर वाला हो गया बी सी, थीटा का मान क्या हो जाएगा 90, तो यहाँ पर हो जाएगा बी इंटू एल और इंटू कॉस कितना हो गया 90, प्लस यहाँ पर है बी डी एल सी डी है, तो यही ना है सी डी जी, ये वाला सी डी है। यहाँ पे जब ये सी डी है तो ये हो जाएगा बी जेड प्लस हो जाएगा डी बी जेड। इसको नीचे लिख लेते हैं, जगह कम है वहाँ पर, तो नीचे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस, ये हो जाएगा बी जेड और ये प्लस इसका वैल्यू इसमें कितना आ रहा है बी जेड प्लस डी बी जेड, इसका मान आ रहा है बी जेड प्लस डी बी जेड। और डी एल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डी एल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डी एल का हो जाएगा इंटीग्रेशन एल, और ये सी डी का एंगल कितना हो रहा है 180, तो यहाँ पर सी डी का एंगल हो रहा है कॉस 180 होगा ना। और ये फिर प्लस ये हो जाएगा बी इंटू एल, और ये है डी ए के लिए एंगल कितना होगा 90, तो डी ए के लिए एंगल कितना हो गया 90। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बुक्स में नहीं मिलने वाला है, ध्यान देके समझिएगा। यहाँ पे देखिए बी एल कॉस 90 हो जाएगा। अब आगे अगर बढ़ते हैं इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल और इक्वल टू, यहाँ पर हो गया बी जेड इंटू एल, कॉस 0 का मान कितना हो गया 1, प्लस ये वैल्यू कितना हो गया 0, यहाँ पर हो गया प्लस, ये हो जाएगा बी जेड प्लस हो जाएगा डी बी जेड और इंटू हो गया एल, कॉस 90 कितना होता है -1 और प्लस कितना हो गया 0 हो गया। अब आगे ध्यान देना है हम लोगों को, यहाँ पर इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू, ये हो गया बी जेड इंटू एल, यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी जेड इंटू एल और ये माइनस डी बी जेड इंटू एल, है ना, ये डी बी जेड इंटू एल। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं गौर से तो पता चलता है ये वाला जो टर्म है कैंसिल हो रहा है, ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है। ये वाला टर्म जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, ये बचेगा और ये, और यहाँ पे देख सकते हैं ये तो बचेगा कितना, ये बच जाएगा इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल, इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू कितना होगा माइनस डी बी जेड और इंटू क्या हुआ एल, इंटू कितना हुआ एल। इसे अब हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, इसे क्या मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखिए ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिए। अब देखिए भाई इक्वेशन सेकंड हम लोगों के सामने आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान निकाल लेते हैं। नाउ अब देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान लिख लिया। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मान होगा, अब ये गौर करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू होता है एरिया, सरफेस एरिया या वेक्टर एरिया भी कर सकते हैं, इनटू होता है वेक्टर एरिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू वेक्टर एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर जो है ये हो जाएगा ई वाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान हो जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान हो जाएगा आई ई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई वाई और इनटू एरिया कितना होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई देखिए ये हो गया इसका लंबाई L
और ये चौड़ाई हो गया dx। तो लंबाई l चौड़ाई dx, तो कितना हो गया l इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा l इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर हो गया इंटू l और इंटू क्या हो गया dx। ये वेक्टर एरिया का मान आ गया, ds का मान आ गया। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से चलेंगे। इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से। तो यहाँ पे हम लोग अब चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से। इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से चलेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है पहले देख लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, इक्वेशन 1 में क्या है, इक्वेशन 1 यही है, इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल म्यू नॉट, ध्यान से देख लेना है, बी नॉट सॉरी इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, यही है ना। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया डी फाई ई और बाय क्या हो गया डी टी। इक्वेशन 1 से आगे अब ये जो मान है हमारे पास इक्वेशन 2 में है और इसका जो मान है यहाँ इक्वेशन 3 में है ना। तो यहाँ से हम लोग अब आगे यूज करेंगे। तो आगे जब यूज करेंगे तो इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है और इसका जो वैल्यू है कितना है माइनस डी बी जेड और इंटू क्या है एल, और इसका ये है म्यू नॉट, ये है एप्सिलॉन नॉट और ये है डी फाई ई का क्या मान है, फाई ई का मान है ई वाई इंटू ये है एल इंटू ये है डी एक्स और बाय क्या है डी टी, यह है ना, इंटू है डी टी। अब गौर कीजिए, यहाँ पर हम लोग गौर करना है, इस जगह गौर करना है। यहाँ से जो बाहर आने वाला है इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस डी बी जेड और इंटू एल इक्वल टू यहाँ पे हो गया म्यू नॉट इंटू हो गया एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से एल और इंटू डी एक्स बाहर आ गया, इंटू बच गया यहाँ पर डी ई वाई और डी ई वाई और बाय क्या हो गया डी टी। यहाँ से अगर हम लोग अब देखते हैं तो इस जगह पता चल रहा है कि इस जगह पता चल रहा है कि एल और एल जो है ये कैंसिल हो जाएगा, एल एल क्या हो गया कैंसिल। तो बचा क्या, बच गया यहाँ पर हम लोगों का माइनस डी बी जेड इक्वल टू ये हो गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और इंटू यहाँ पर हो गया डी एक्स इंटू ये हो गया डी और ये हो गया ई वाई और बाय ये क्या हो गया डी टी, है ना। अब गौर करना है डी एक्स को इधर ला रहे, तो जब डी एक्स को इधर लाएंगे तो गौर कीजिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी बी जेड और बाय हो गया डी एक्स इक्वल टू ये माइनस डी बी जेड बाय क्या हो गया डी एक्स और इधर कितना बच गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ई वाई, ये हो गया डी ई वाई और बाय यहाँ पर क्या हो गया डी टी, बाय क्या हो गया डी टी। अब ये जो है इसे हम लोग अभी इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 4, इट इज इक्वेशन नंबर 4, इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। नाउ कल अगर क्लास किए हैं तो बताए होंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव का जो इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो लिखते हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से लिखते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम एस एच एम, यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम एस एच एम से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन से। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होगा वो हो जाएगा ई वाई इक्वल टू हो जाता है ई नॉट और ये हो जाता है ये ई नॉट और यहाँ पर ई नॉट और ये हो जाएगा साइन ये हो जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर कल का क्लास किए हैं तो कल इसके बारे में बहुत विस्तार से बताए हैं कल। इसी तरह यहाँ पर जो है बी जेड का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नॉट और ये हो जाएगा साइन यहाँ पर हो जाएगा के एक्स माइनस
ओमेगा टी। ये हो जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से हो जाएगा, है ना। अब गौर कीजिए, अब यहाँ पे ई वाई का मान यहाँ पुट करेंगे और ये बी जेड का मान यहाँ पुट करेंगे। तो दोनों का मान जब पुट करेंगे तो हम लोगों को इसको फिर डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर डिफ्रेंशिएशन करके उसका मान निकालेंगे। तो यहाँ से अब हम लोग इसका वैल्यू इक्वेशन 4 में रखते हैं। तो यहाँ से अब इक्वेशन 4 में चलते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, देखिए भाई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से, इक्वेशन नंबर 4 में क्या है, इक्वेशन नंबर 4 में है माइनस डी बी जेड बाई डी एक्स। इक्वेशन नंबर 4 में है माइनस डी बी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ई वाई बाई डी टी। ये है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये है डी ई वाई और बाय क्या है डी टी। अब यहाँ से उस दोनों का मान यहाँ पुट करेंगे, उस दोनों का मान यहाँ पर पुट करेंगे। जब इस दोनों का मान यहाँ पुट करेंगे तब क्या होगा, गौर करना है। ये माइनस डी बीजेड का मान वहाँ है, बीजेड का मान वहाँ है, कितना है गौर कीजिए यहाँ पर। ये मान हो जाएगा बीजेड का, ये हो जाएगा बी नॉट और ये हो जाएगा साइन और यहाँ पर है के एक्स और माइनस ओमेगा टी और यहाँ पर बाय क्या है डी एक्स। बाय क्या है, बीजेड का मान वहाँ से लाए यहाँ पर और बाय क्या है डी एक्स इक्वल टू ये है म्यू नॉट, ये है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू टी ई वाई का मान भी यहाँ पर है, ई वाई का मान यहाँ पर है, इसको यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे रख रहे हैं। तो यहाँ से जब इसका मान यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा ये ई नॉट और ये है साइन और यहाँ पर है के एक्स माइनस है ओमेगा टी और बाय क्या है इसमें डी टी, बाय है डी टी। तो ई वाई और बी जेड का मान इक्वेशन में पुट कर दिए। जब इसमें हम लोग इसका मान पुट कर दिए तो गौर करना है, और यहाँ पर है माइनस बी नॉट जो है बाहर आ गया। साइन थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, कॉस थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा होता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा इनटू ये हो जाएगा कॉस, यहाँ पर हो जाएगा के एक्स माइनस हो जाएगा ओमेगा टी। तो साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, लेकिन x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में होगा तो के एक्स का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा के, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 और ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू के इंटू 1 माइनस क्या हो गया 0। इसका इंटीग्रेशन इतना हो गया। इस तरफ का देखिए RHS का, तो LHS का इंटीग्रेशन इतना हो गया। आप सभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स के हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को आराम से पता चल गया होगा इंटीग्रेशन। बायोलॉजी वाले को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन कोई भारी इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा है, ये तो सिंपल डिफ्रेंशिएशन है। यहाँ पर बी नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया और के एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 ये कॉन्स्टेंट है 0 हो गया। अब आगे इस तरफ हो गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर इनटू ये ई नॉट कांस्टेंट है, ई नॉट बाहर आ गया, साइन थीटा का फिर कॉस थीटा हो गया, ये हो गया कॉस और यहाँ पर हो गया के एक्स माइनस हो गया ओमेगा टी। लेकिन टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये हो जाएगा 0 माइनस ओमेगा इंटू 1, ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन इतना हो गया। अब देखिए ये इसीलिए मैंने कहा था कि आसान नहीं है, ये बहुत सारे बुक्स में भी आपको खोजने पे नहीं मिलेगा, इसलिए हम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दे रहे हैं। गौर कीजिए, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न केवल बोर्ड के लिए, कंपटीशन के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है। आगे आप पार्ट 1 में भी अगर आप ग्रेजुएशन में फिजिक्स रखते हैं तो उसमें भी आपको काम देगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, तो यहाँ पर गौर कीजिए, इस जगह हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है इसका, ये वाला जो टर्म है ये कॉस वाला, ये वाला टर्म डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। अब इस जगह बच क्या रहा है, बच रहा है माइनस बी नॉट इंटू ये के, माइनस बी नॉट इंटू के, ये तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू ये हो रहा है म्यू नॉट, ये हो रहा है एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो रहा है ई नॉट और यहाँ पर हो रहा है इंटू, यहाँ पर हो रहा है माइनस, ये हो रहा है ओमेगा इंटू क्या हो रहा है
ओमेगा इंटू वन, ओमेगा इंटू क्या है 1, यानी कि कह सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा। अब ये माइनस कैंसिल, ये माइनस कैंसिल हो गया, तो और लिख सकते हैं माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा बी नॉट, तो है ही बी नॉट। और अब माइनस को पहले हटा देते हैं, ये माइनस जो है इस माइनस से ये माइनस जो है हट गया, यहाँ पर बच गया बी नॉट, बी नॉट इंटू हो गया के, यहाँ पर हो गया म्यू नॉट इंटू हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू हो गया यहाँ पर ई नॉट इंटू हो गया ओमेगा, है ना। अब इसमें क्या करते हैं कि इसको इस तरफ, इस दोनों को उस तरफ ले जाते हैं, और 1 बाय यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इस दोनों को इधर लाए और इस दोनों को उधर ले गए, तो ये हो जाएगा ई नॉट बाय बी नॉट, और इनटू ये हो जाएगा ओमेगा, और बाय क्या हो जाएगा के, ओमेगा बाय के। अब देखिए आगे गौर कीजिए, यहाँ पर सब कोई बट बट वी हैव, बट वी हैव, हम लोग पहले से जानते हैं ये जो ई नॉट बाय बी नॉट है ये कितना होता है सी, ई नॉट बाय बी नॉट बता चुके हैं ना कल, सी होता है, और ये ओमेगा बाय के ये भी बताए हैं सी होता है, ये दोनों कितना हो गया सी। तो इस जगह से अब देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं ये जो ये भी सी हो गया, ये भी सी हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे और 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, यहाँ पे हो गया सी इंटू सी, ये हो गया सी इंटू सी। तो यहाँ अगर हल करते हैं तो 1/√अंडर ये हो गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो गया सी। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इतना निकल गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव C इक्वल टू 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये वेलोसिटी का मान इतना हो गया, तो वेलोसिटी का मान इतना हो गया, ये फार्मूला हो गया। अब प्रश्न है कि इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो वैल्यू कितना निकलेगा वो भी बता देते हैं। देखिए इसका वैल्यू कितना होगा, देखिए भाई C इक्वल टू 1 बाय कितना है √अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, यही है ना। इसको सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा √अंडर, यहाँ पे म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4π10⁻⁻⁷, म्यू नॉट परमिबिलिटी है और ये क्या है परमिटिविटी, और ये इसका मान इतना होता है। एक काम करते हैं, पहले इसका नाम लिख देते हैं, उसके बाद वैल्यू निकाल देते रख देते हैं, ठीक ना, तो सबको समझने में आसानी होगा। तो जैसा नाम पहले इसका लिख देते हैं, उसके बाद वैल्यू निकाल देते हैं, तो सबको आसान लगेगा। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं वेयर, वेयर वेयर म्यू नॉट इक्वल टू परमिबिलिटी, परमिबिलिटी इन वैक्यूम, परमिबिलिटी इन वैक्यूम मतलब निर्वात, निर्वात में परगम्यता, निर्वात में परगम्यता, और इसका मान होता है 4π×10⁻⁷ और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। इसका यूनिट लिख सकते हैं, यह भी आपको पहले भी बता चुके हैं, इसका डायरेक्ट अभी याद रखिए इन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में इसका मान इतना है। अब आगे आगे देखिए, इसका 11 में भी यूनिट डायमेंशन बताए हैं, क्लास 12 में भी बताएंगे। तो आगे देखिए गौर कीजिए, यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी, इसको हम लोग परमिटिविटी कहते हैं, परमिटिविटी इन वैक्यूम, परमिटिविटी इन वैक्यूम यह है निर्वात, निर्वात में परवैद्युकता, निर्वात में परवैद्युकता, ये निर्वात में परवैद्युकता का मान है।
ये हो गया एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये है 8.85 और इंटू 10⁻⁻12। ये भी एसआई यूनिट में है। ये भी एसआई में है, ये भी एसआई यूनिट में है। तो दोनों का एसआई यूनिट आपको पहले भी बता चुके हैं दोनों का। अब गौर कीजिए, इसका वैल्यू हम लोग वहाँ पे रखते हैं। हेंस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर हो जाएगा c इक्वल टू 1/√अंडर, अभी प्रूव हुआ है, कितना हुआ है, √अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया 1/√अंडर म्यू नॉट का वैल्यू कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और एप्सिलॉन नॉट का कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यही है ना। इस दोनों को सॉल्व करते हैं तो इसका मान आ जाता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज ऑल्सो इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। यही प्रकाश का वेग के बराबर होता है, इसलिए प्रकाश को भी विद्युत चुम्बकीय तरंग कहा गया है। पानी पीते हैं, गला सूख जाता है लगातार बोलने से। नोट कीजिए, आ रहे हैं, क्या है कुछ जमा कर दीजिए ना। चलिए भाई, पानी तो पी लिए हैं। अब आप सब लंबा थ्योरी था इसलिए लगातार बोलते बोलते गला सूख जाता है। अभी मौसम थोड़ा गर्मी का चल रहा है। देखिए एक बार फिर से चलते हैं इस पर और आप सबको कोशिश करते हैं एक बार फिर से समझा देने का। अगर माइंड स्थिर होगा तो ज़रूर सबको आराम से समझ में आ जाएगा। अगर माइंड वाइब्रेट में होगा तब तो फिर दिक्कतें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। हम्म। देखिए
एक बार अब तेजी से समझने की कोशिश करना है। एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग के वेग का परिमाण का व्यंजक, या प्रूव करने के लिए आता है c इक्वल टू 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अभी देखिए प्रूव हुआ, ये तुरंत प्रूव हुआ ये। और ऐसे करके भी आ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना भी कम कहा जाए इंपॉर्टेंट कम होगा। अब आप वो सोच रहे होंगे कि आप परीक्षा में डायरेक्ट आता है, परीक्षा के लिए तो है ही, लेकिन सब दिन के लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी विद्युत चुम्बकीय तरंग चैप्टर का नाम आएगा, उसमें प्रकाश भी शामिल है, तो उसके लिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे, मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में बताए थे, और उसमें अब ये फिगर एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस में विद्युत चुम्बकीय तरंग है, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है। जेड एक्सिस में ये नीला वाला लाइन देखिए जो डॉट लाइन से इंडिकेट किए हैं, यहाँ पर इसकी लंबाई एल है, चौड़ाई डी एक्स है। इधर बीजेड मैग्नेटिक फील्ड है, और इधर जो है वैल्यू चेंज करेगा, इसलिए बीजेड प्लस डी बीजेड है, क्योंकि वैल्यू चेंज करेगा उसका यहाँ से यहाँ तक के बीच में, इसलिए यहाँ पे वैल्यू ऐड हो गया। अब आगे आगे यहाँ पर एम्पियर और मैक्सवेल का समीकरण पढ़ाए थे पीछे इसी चैप्टर में। अगर रेगुलर क्लास कर रहे हैं तभी आप समझ पाएंगे, और इरेगुलर क्लास करते हैं तो दिक्कत है। यहाँ पर है इंटीग्रेशन फैक्टर बी डॉट फैक्टर डी एल म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, फॉर्मूला पीछे बताए थे। ये आई सी जो है यहाँ कंडक्शन करंट है, इसको चालन धारा कहते हैं, और आई डी जो है डिस्प्लेसमेंट करंट है, इसको विस्थापन धारा कहते हैं। दोनों का मान बता चुके हैं। क्योंकि कंडेंसर के दोनों के प्लेट के बीच में चूंकि चालन धारा नहीं होती है, और इसीलिए इसका मान 0 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट करंट होता है इसलिए इसका मान होगा। इसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज किए, और इस आधार पर हम लोग इसे सॉल्व करते हुए मान लिए इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान ली। अब आगे देखिए, आगे आगे अब आते हैं इस तरफ गौर कीजिए। अब यहाँ पे ये जो लूप बन रहा है, ए बी सी डी लूप जो बन रहा है, इस ए बी सी डी लूप में ये लागू कर दिए, पहली भुजा में, दूसरी भुजा में, तीसरी भुजा में, चौथी भुजा में, चारों भुजा में लागू कर दिए। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसके साथ एंगल यहाँ 0 हो रहा है, इसके साथ एंगल यहाँ पे 90 हो रहा है, इसके साथ एंगल यहाँ पे 180 हो रहा है, तीर द्वारा सबको दिखाया गया है, इसके साथ एंगल 90 हो रहा है। इसको सॉल्व कर दिए, और हमारे पास अब मान कितना आ गया, माइनस बीजेड डी बीजेड इंटू एल, इसका वैल्यू हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर ये हो गया 2। अब आगे देखिए, आगे जब बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू वेक्टर एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू वेक्टर एरिया होता है ना। अब इस स्थिति में फाई ई हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हो गया वाई एक्सिस में, और ये एल इंटू कितना हो गया डी एक्स। अब इक्वेशन 3 इसको मान लिए, इट इज इक्वेशन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब 1 2 3 से अब इसका जो वैल्यू है इक्वेशन 1 ये हो गया। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 में इसका मान निकला हुआ है, रख दिए। इक्वेशन 3 में इसका मान निकला हुआ है, रख दिए, सॉल्व कर दिए इसको। इसको जब सॉल्व करते हैं तो देखिए इसका मान डिविजेट का मान इतना आ गया, आ गया। अब आगे यहाँ पे चलते हैं, इक्वेशन नंबर आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, आगे जब आगे यहाँ पे बढ़ते हैं तो माइनस डी बीजेड इक्वल टू, देखिए भाई इतना सा को पहले एक जगह रखिए, इस जगह थोड़ा सा और इसको ऊपर करते हैं, इतना सा को देखिए पहले, देखिए तो यहाँ पे इसका मान इतना हो गया, इसको सॉल्व कर दिया, इतना आ गया। अब यहाँ से जब मान इसको निकालते हैं, इसको सॉल्व करने पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसका मान इतना आ गया, और ये हमारा पहले इक्वेशन नंबर कितना हो गया 4। सिंपल हार्मोनिक मोशन से ई वाई का मान इतना हो गया, बीजेड का मान इतना हो गया। इस दोनों मान को अब उसमें रखेंगे, इस दोनों मान को जब उसमें रखेंगे तो देखिए इक्वेशन नंबर 4 से दोनों का वैल्यू इसमें पुट कर दिए। जब दोनों का वैल्यू इसमें पुट कर दिए तो गौर कीजिए, ये माइनस डी बीजेड बाई डी एक्स, इतना ई वाई बाई डी टी, ये बीजेड और ई वाई का मान वहाँ निकाले हुए हैं, उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए। इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दिए, इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दिए, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में, इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दिए। जब इसको डिफ्रेंसिएशन कर दिए तो यहाँ पर हमारा मान इतना आ गया, इसमें बाद इसका मान इतना आ गया, ई नॉट बी बाई बी नॉट इक्वल टू सी, ओमेगा बाई के इक्वल टू सी, कल के क्लास में बताए थे। इस वैल्यू को जैसे ही यहाँ पे रखते हैं तो पता चलता है 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी इंटू सी। यहाँ पे 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या, सी।
इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना, c इक्वल टू 1/μ0 ε0। इसका मान अब क्या क्या होगा, इसका मान जब निकालते हैं तो μ0 इक्वल टू परमिबिलिटी इन वैक्यूम निर्वात में परगम्यता, इसका मान इतना होता है। ε0 इक्वल टू परमिटिविटी इन वैक्यूम निर्वात में परवैद्युकता, इसका मान इतना होता है। दोनों को जब रख दिए तो c का मान आ गया है इतना। और यही है विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग हुआ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अभी तक आप विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग निकालने या प्रकाश का वेग निकालने पिछले क्लास में शायद नहीं पढ़े होंगे और ये आपने पहली बार पढ़ा। और इसके बाद अगर ये तरीका से विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग निकल गया, इस प्रकार से प्रकाश का वेग भी निकल गया और ये प्रकाश का वेग हम लोग निकालिए। अब आप सोच सकते हैं कि बिना प्रकाश का वेग निकाले अगर केवल याद कर लेते हैं कि प्रकाश का वेग कितना होता है, जी बोल दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कैसे होता है, कैसे होता है आप देखें, निकालना कितना मेहनत है, कितना मेहनत है। एक लाइन गड़बड़ा जाएगा तो पूरा गड़बड़ा हो जाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो कितना मेहनत है 3 × 10⁸ निकालने में, बहुत मेहनत है। इसलिए ये था आज का क्लास। बाकी का क्लास अब अगले दिन होगा, समय जो है आज का पूरा होता है, बाकी अगले दिन बताएंगे। कल बताएंगे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में कल पढ़ाएंगे। सभी 7 टाइप का विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में बताएंगे और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम लोग पढ़ेंगे 7 टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका उपयोग क्या है, ये सारा चीज़ बताएंगे। थैंक यू। बढ़ते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।